जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। किसी कारणवश एक लंबे समय तक क्लास आपके नहीं हो पाए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी चीज़ें हो जाती है ऐसी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि चीज़ों को नहीं चाह करके भी रोकना पड़ता है। हम नहीं चाहते थे कि क्लास आपका रुके, लेकिन फिर भी किसी कारणवश, ज़रूरी कारणवश से रोकना पड़ा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जो क्लास आपका चलेगा वो रेगुलर क्लास आपका निरंतर चलेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में कई सारे सवाल भी हैं, उन सारे सवालों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कविता को। हम लोग पढ़ेंगे एक मणिफूल की, ये 12वीं कविता है जिसका नाम है हामनिक परिपाटी। हामनिक परिपाटी यह संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है, और इस क्रम में हम लोग जो आज पढ़ने वाले वो 12वीं कविता को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक मणिफूल की 11 कविता को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कविता की, उसके बाद एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो वो इससे बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। कविता है कि हामनी सभिन खोठा भासी, हाकिए छोटो खांटो चासी। यानी हामनी सभिन खोठा भासी, कहते हैं कि हम लोग सभी जो वो खोठा भासी हैं। हाकिए छोटो खांटो चासी, हाकिए छोटो खांटो, छोटा खांटो यानी मतलब छोटा मोटा, है ना, छोटा मोटो चासी। और चासी के बारे में आप सभी को भली भांति पता है कि क्या होता है। एक होता है चास, एक होता है चासा, है ना। चास होता है कि खेती बाड़ी, और चासा होता है किसान जो खेती बाड़ी करने वाला होता है। एह हक हामनिक परिपाटी, एह हक हामनिक परिपाटी, यानी यही है हम लोगों का रीति रिवाज, रहन सहन। मार पानी दीन जे काटी, यानी किसी तरह से जो भी हम लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फुटाने वाला लोग हैं। हम लोग जो भी मिल जाता है मार पानी अपना खा पी करके अपना जीवन यापन आराम से हंसी खुशी से गुजार लेते हैं। तो यही हम लोगों का जीवन का जो है वो हामनिक परिपाटी है, हम लोगों का प्रचलन है, हम लोग का रहन सहन है ना। यही हम लोगों का सारा चीज़ है। साग महुआ डुमैरेक चलन, साग महुआ डुमैरेक चलन। साग महुआ डुमर ये सभी के पता है कि ये सभी का चलन है। धोती साड़ी और मार्किन पहन, धोती साड़ी और मार्किन जो वो हम लोग पहन करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। साधारण हमनिक वेशभूषा, अब हम लोगों का जो वेशभूषा है ना, यानी कपड़ा लता जो पहनने करने का, और हम लोगों का रहन सहन देख, एक होता है ना कि एक स्टाइलिश वाला वो वाला उतना हम लोगों का है नहीं। वेशभूषा हम लोगों का साधारण है। कखनो कखनो खाए गाछे टूसा, जब जरूरत पड़ता है तो कई सारे ऐसे होते हैं कि लता पता, कई सारे पेड़ के ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, है ना, कखनो कखनो। लेकिन कई बार है कि बहुत बार खाते हैं। कई ऐसे फल या कई ऐसे सब्जी हैं, कई ऐसे सब्जी हैं जो कि पत्ते का, उसका टूसा का अर्थ होता है उसका आगा। किसी भी लत होता है ना, तो लत का जो अगला भाग होता है उसी को टूसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो वो खाते पीते हैं। आगे की बेटी बाप हवा हला महान, बेटी बाप हवा हला महान, जे करा हला कन्यादान। बेटी बाप हवा हला महान, जे करा हला कन्यादान। बेटी घरे बड़ी सम्मान, बेटी घर में बड़ी सम्मान, जन्मा हला बुद्धिमान संतान। और जन्म लेते थे बुद्धिमान संतान। बोलते कि बेटी बाप हवा हला महान, एक ऐसा समय था जिस समय बेटी बाप को काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता था, उनको एक इज्जत दिया जाता था कि वो बेटी के पिता हैं। जे करा हला कन्यादान, जो करते थे कन्यादान, उनको एक अलग सम्मान मिलता था पहले। बेटी घरे बड़ी सम्मान, बेटी के घर में बहुत सम्मान होता था। जन्मा हला बुद्धिमान संतान। अब यहाँ पे सब हम लोग बात कर रहे हैं कि होता था, ऐसा क्यों? क्या वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं जो पहले की परिस्थिति थी और वर्तमान परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सभी भूतकाल की, यानी पास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो नहीं, ये सारी चीज़ें होती थी। वर्तमान में ऐसा कम प्रतीत होता है, ऐसा कम दिखाई पड़ता है। जन्मा हला बुद्धिमान संतान, कि जन्म लेते थे बुद्धिमान संतान। बाप आजा बढ़वा हला सम्मान, एखन रीतिक परिवर्तन। पहले क्या था कि बाप आजा यानी जो बाप दादा जो पुरखा होते थे, उनके पिता हो गए, दादा हो गए, उनका सम्मान जो वो बढ़ाने के लिए
करते थे। लेकिन एखन रीतिक परिवर्तन, अभी जो वो रीति रिवाज में कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले करा बोरेक दर्शन, पहले करा बोरेक दर्शन, यहाँ बोरेक मतलब लड़का जो दूल्हा होता है, वर, है ना। पहले करा बोरेक दर्शन, हामनिक नखै नौकरी चाकरी, हामनिक नखै नौकरी चाकरी, ना लागिए बोड़ व्यापारी। कि अभी का जो रीति रिवाज है उसमें से कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कि पहले करा बोरेक दर्शन, हामनिक नखै नौकरी चाकरी, कि हम लोगों का कोई नौकरी चाकरी नहीं है, ना ही हम लोग बहुत बड़े व्यापारी वर्ग हैं। कैसे दिए पारब बोरेक दाम, कि हम लोग ना ही बड़े लोग हैं, ना ही हम लोगों के पास बहुत बड़ा बिजनेसमैन हम लोग हैं, ना ही हम लोगों के पास नौकरी चाकरी उस तरह से है। तो कैसे दिए पारब बोरेक दाम, यानी कैसे हम लोग जो वो लड़के को तिलक दहेज दे पाएंगे। मोटरसाइकिल और टीवी का दान, कहीं पे कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है तो कहीं पे कोई टीवी का डिमांड करता है। अब तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब ये सारी बातें हो रही है 1986 की, क्योंकि कवि ने ये कविता जो लिखा है वो 1986 में प्रकाशित हुआ है। कहीं ना कहीं ये लिखा गया 1980 के दशक के समय में, 1980 के समय में यह कविता जो वो लिखा गया है। अब समझ लीजिए उस आधार पे इस कविता को जो वो लिखा गया है, तो उसी हिसाब से आप भी चीज़ों को समझते चलें। वर्तमान में टीवी और फ्रिज और मोटरसाइकिल तो ये कॉमन चीज़ हो गया है ना, एक साइकिल के बराबर हो गया है। अभी तो वर्तमान में मोटरसाइकिल के जगह पे बड़े कार आ गया है ना, टीवी के जगह पे और कुछ दूसरा चीज़ आ गया है। बेटा बाप एक बड़ी फुटानी, जो बेटा का बाप होता है उसकी फुटानी, यानी कह सकते हैं कि कुछ देखने को मिलता है कि जब बेटी बाप उनके यहाँ जाता है तो अच्छे से वो बात भी नहीं करना चाहते, ना ही ढंग से वो उस तरह से उनका सम्मान भी करते हैं। तकर ऊपर 20,000 मंगनी, जैसन दाल भाते के ऊपर चटनी। अब देखिए पहला बात है कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कवि कि ना ही हम लोगों के पास बड़ी नौकरी चाकरी है, ना ही हम लोगों के पास में एक ना बहुत बड़ा बिजनेस है कि हम लोग उस तरह से लड़के को तिलक के रूप में हम लोग बहुत ज़्यादा दहेज दे सकें। एक बेटी के बाप की व्यथा यहाँ पे सुनाया गया है। बोलता कि कैसे दिया पारब बोरेक दाम, मोटरसाइकिल और टीवी का दान। बेटा के बाप एक बड़ी फुटानी, तकर ऊपर 20,000 मंगनी, जैसन दाल भाते के ऊपर चटनी। कि इस तरह से इतना सब कुछ मांगने के ऊपर में उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमको अब इतना नगद चाहिए। जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं उसके ऊपर से बोलते हैं ना कि चटनी थोड़ा टेस्ट बढ़ा देने के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये सारी मांग के बाद आपको जो वो अलग से पैसे की भी मांग की जाती है। बेटी के दाएं बापे के जमीने परला हाथ, 2-4 बैरे हवा अनाथ। बेटी के दाएं यानी बेटी के कारण से कह सकते हैं कि पिता की जो स्थिति होती है वो बहुत दयनीय हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें छिन जाती है, कई सारी चीज़ें उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि उनको शादी तो करना पड़ेगा। अब पैसा नहीं है तो उनके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके पास अंतिम जो होता है, कह सकते हैं कि उनके पास में जो व्यवस्था होता है, कोई उपाय नहीं होता है, तो लास्ट में वो अपना ज़मीन बेच देते हैं। सभी ने कहा हा ईटा नाय है भल काम, यह सभी लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि बेटा का बाप भी बोलता है कि यह काम जो वो अच्छा नहीं है। अरे किसी को सता करके पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी ले रहा है ना। पहले मौका बढ़वा है बोर एकदम, कि बोलने के समय में सबको ही बोलेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, दहेज प्रथा रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये समाज के लिए एक अभिशाप के बराबर है, ऐसी है वैसी है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ा वही व्यक्ति अगर एक बेटा के बाप के रूप में जब सामने खड़ा होगा तो वही सब कुछ भूल करके और फिर अपना लड़के का ऐसे दाम करेंगे जैसे कोई लगता है कि बाजार में कुछ चीज़ों को बेचा जा रहा है, ऐसे अपने बेटे के लिए जो वो बोली लगा देते हैं। तो बोलने के लिए तो सभी कोई बोलते हैं कि यह रीति रिवाज अच्छा नहीं है, यह प्रचलन जो वो ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए, यह समाज के लिए एक दुर्दशा के समान है, या तो एक अभिशाप के बराबर है। लेकिन जब चीज़ें सामने आती है, खुद पर आती है, तो वो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं और लग जाते हैं अपने डिमांड करने के लिए। आगे बोलते हैं संतोष कहे है महारथीगण, कहाँ गेलो तोहनिक परन। कि पहले तो बोलते थे कि नहीं संतोष कहा है महारथीगण बोलते हैं कि नहीं, अरे इतना तो संतोष कर लेना चाहिए, क्या कितना धन मिलेगा ही, उससे पैसा से क्या कर लोगे। ये प्रण लिए हुए थे, संकल्प लिए हुए थे। तो वही पूछते हैं कि कहाँ गेलो आज तोहनिन के प्रण, जो एक समय में प्रण लिए थे कि नहीं हम लोग कभी ये नहीं करेंगे, तिलक नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन आज वो प्रण कहाँ गया, आपका संकल्प जो वो दृढ़ संकल्प जो था वो कहाँ दिख रहा है। ठीक करा सभन आपन मति,
कि सभी को अपना मति जो है वो सुधारने की आवश्यकता है, सभी को अच्छी करने की आवश्यकता है, ना बढ़ावा समाजें दुर्गति, कि समाज की दुर्गति और ना बढ़ाएं। यही निवेदन है सभी से कि सभी को अपना मति जो वो ठीक करें और इस समाज की और दुर्गति ना करें। ऐसा चलावा जन अभियान जैसे बाँचे सभेक सम्मान, कि एक ऐसी अभियान चलाएं सभी कोई मिलकर के जिससे सभी लोगों का सम्मान बचा रहे, जैसे बाँचे सभेक सम्मान। तो एक ऐसी अभियान चलाने की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि एक ऐसा अभियान चलाइए जिससे ना ही समाज की दुर्गति हो, ना ही यहाँ पे एक दुर्गति पसरे सभी के पूरे समाज में, और ना ही एक कह सकते हैं कि सभी का सम्मान भी बचा रहे। और जो पुराना सम्मान था एक बेटी के पिता का, जिस तरह से सम्मान मिलता था, वो सम्मान मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। एक समय आपको पता था कि एक समय ऐसा था कि बेटी के पिता के यहाँ पे लड़के के पिता जाते थे और उनसे कन्यादान करने के लिए आग्रह करते थे कि आप अपनी बेटी हमारे यहाँ शादी करिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि एक लड़की के पिता जो वो दर दर भटकते हैं कन्यादान के लिए, वो चाहते हैं कि कहीं एक ऐसा लड़का मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी का विवाह कर सकें। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो वो बदला है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जो फिर वापस वही दौर में लोग जो वो घूम करके आने वाले वही मोड़ पे, और फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां पे फिर एक ऐसा समय आएगा कि लड़कियों को मांग के लिए लड़के वाले फिर से जो वापस जो वो लड़की के पिता के यहाँ पे जरूर जाएंगे। ये समय भी घूम रहा है, एक चक्र जैसा जो वो एक जो चक्र होता है वो समय फिर वापस वहीं पे पहुंच रहा है। तो ये सारी बातें इस कविता में जो वो किया गया है। यहाँ पे कवि जो है मुख्य रूप में ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, सभी को सावधान करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। यही खातिर जो वो सावधान यहाँ पे सभी लोगों को कवि यहाँ पे कर रहे हैं कि आप लोग अभी भी समय है आपके पास, ये सभी चीज़ें समझिए और सुधर जाइए। इसी में जो वो सभी का सम्मान भी है और सभी का सम्मान भी बचा रहेगा और समाज की दुर्गति भी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर में यहाँ से सवाल आपके कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए कविता तो हमने समझ लिया, तो सबसे पहले कविता से प्रश्न जो आपका बनेगा वो तो यही बनेगा कि हामनिक परिपाटी केकर लिखल रचना लगे या केकर लिखल कविता लगे, या तो हामनिक परिपाटी कैसन रचना लगे। तो हामनिक परिपाटी जो वो एक कविता है। पहला तो सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि हामनिक परिपाटी केकर लिखल रचना लागे, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। फिर सवाल बन सकता है कि हामनिक परिपाटी कौन किताबें छपल कविता लागे, तो यह एक मौनी फूल में छपी हुई कविता है, एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। इसके अलावे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो यहां से कुछ ऐसे कठिन शब्दावली है ना, जो कुछ ऐसे कठिन शब्दावली हैं उनसे सवाल बन सकता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से बन सकता है आपका। हालांकि वो वैसा बहुत ज़्यादा कठिन सवाल तो नहीं है। जैसे एक परण है तो परण का अर्थ होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प। बाकी के और वैसा चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात किया गया है, जब आप देखे होंगे कि 20,000 मंगनी यानी 20,000 तिलक, तो वर्तमान में यह 20,000 नहीं 20 लाख में पहुँच गया है, क्योंकि ये समय बात हो रही है 1980 की, क्योंकि इस कविता को लिखा गया 1986 में पहला प्रकाशन आया। तो 1980 के लगभग में 20,000 की बात की जा रही है। वर्तमान में देखा जाए तो यही हजार जो वो लाख में पहुँच गया है। तो घुमा फिरा के और देखा जाए तो ये सारी बातें इस कविता में की गई है। और क्या क्या सवाल बन सकता है, और सवाल अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हो सकता है कि आपको कहीं से 4 लाइन उठा करके दे देगा कविता से, यही पंक्ति उठा करके आपको हूबहू उठा करके दे दिया कि बेटी दाएं बापेक जमीने परल हाथ। जैसे यहीं से हो सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये 2 लाइन उठा करके आपको दे दिया कि बेटी दाएं बापेक जमीने परला हाथ, 2-4 बैरे हभा अनाथ। ई कविता या कविता के नाम छाटा, या ई कौन किताबें छपल कविता लगे, या कौन किताब के पंक्ति लगे, तो कहीं से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। फिर यहाँ से हो सकता है कि ये आपको 4-5 लाइन आपको दे दिया और ये पूछ लेगा कि यह पंक्ति जो लिया गया है वो किस कविता से लिया गया है, या किस लेखक के द्वारा इस पंक्ति को लिखा गया है। यहाँ से सवाल बन सकता है। तो आपको साथ ही साथ कविता को समझते ही चलना है और साथ ही साथ उस पंक्ति को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है
कि किस कविता में यह पंक्ति का उपयोग किया गया था। हालांकि ये कठिन सवाल बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और क्या बन सकता है सवाल कि हामनिक परिपाटी केकर लिखल रचना लगे, तो ये तो पता चल गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द है हामनिक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हामनिक शब्द है, इसमें से कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कारक ढूंढने का प्रयास करें कि हामनिक शब्द में अगर कौन सा कारक है या कौन सा कारक विभक्ति लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है। तो आप सभी को पता है कि हामनिक में यहाँ पे क जो वो कारक विभक्ति चिन्ह है, और क खोठा के किस कारक में लगता है, तो ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है क, है ना। तो ये संबंध कारक का विभक्ति है, तो संबंध कारक में ही प्रयोग किया जाता है हामनिक, तोहनिक, औखनिक, ये सभी जो वो संबंध कारक में आपको देखने को मिलता है। तो यह भी सवाल बन सकता है आपसे। और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी इतना सवाल तो बन सकता है। एक सवाल और बन सकता है कि हामनिक परिपाटी कैसन रचना लगे, यानी किस तरह की रचना है या किस प्रकार की कविता है। तो यह उपदेशात्मक कविता है, एक उपदेश दिया गया है कवि के द्वारा। तो कवि के द्वारा इस कविता में एक उपदेश दिया गया है, इसीलिए इसे मान सकते हैं कि यह एक उपदेशात्मक कविता है। क्या है? यह एक उपदेशात्मक कविता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी की बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनने के चांसेस है, लेकिन कम से कम इतना तो सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये सवाल बन सकता है कि यह कविता जो वो किस चीज़ों पर आधारित है, यानी किस विषय पर यह कविता को जो वो लिखा गया है। सामाजिक सुधार को लेकर के, धार्मिक सुधार को लेकर के, कानापतियारी भाव को लेकर के, या आदर्शवादी विचार को लेकर के, तो किस पर आधारित है यह। तो एक आदर्शवादी विचारधारा यहाँ पे कवि के द्वारा दिया गया है ना, एक आदर्शवादी विचारधारा को दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर पूछे कि विषय किस विषय पर आधारित है यह कविता, तो तिलक, दहेज और समाज के जो एक दहेज प्रथा का जो कुरीति फैला हुआ है उसके विरुद्ध में यह कविता जो वो लिखा गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, और उसी विषय पर यह कविता जो वो लिखा गया है। तो ये सारी बातें आप यहाँ से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस कविता को आप याद रखिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और इसकी अगली कविता में हम लोग जो बात करेंगे। अगर बात करें इसकी अगली कविता की, है ना, तो इसकी अगली जो कविता है जिसका नाम है दलाल, है ना, तो एक अगली कविता, यह भी काफ़ी अच्छी कविता है, और एक ऐसी कविता, सारी कविता लिखी गई है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा, जो कि सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारी कविताएं जो वो इम्पोर्टेंट है इनकी लिखी गई कविताओं। तो वो सारी कविताओं को हम लोग जो वो आगे बात करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अंत तक।